हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा है एम्फीबिया। तो एम्फीबिया एक क्लास है, तो क्लास एम्फीबिया की हमें स्टडी करनी है। तो थोड़ा सा क्लास एम्फीबिया तक हम पहुँचे कैसे, ये हम आपको ब्रीफ कर दें। जैसा कि आपको याद होगा कि फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में क्लासीफाई किया गया था। एक का नाम दिया था यूरोकॉर्डेटा, दूसरे को हमने कहा था सिफेलोकॉर्डेटा, दोनों को मिला करके प्रोटोकॉर्डेटा भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा नाम आया था वर्टिब्रेटा या क्रिनेटा, ठीक है। अब वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटा गया। एक डिवीजन का नाम हमने रखा एग्नेथा और दूसरे का नाम रखा ग्नेथोस्टोमेटा। एग्नेथा में हमने साइक्लोस्टोम्स की स्टडी की और ग्नेथोस्टोमेटा की जब बात आई तो वहाँ पर जो ग्नेथोस्टोमेटा था उसको स्टडी करने के लिए हमने फिर डिवाइड किया सुपर क्लास स्पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम सुपर क्लास है, ठीक है। पाइसेस यानी फिशेस हमने पढ़ लिया पिछले लेक्चर में। आज हमें पढ़ना है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था, याद करिएगा। एक एम्फीबिया, दूसरा रेप्टिलिया, तीसरा एवीज और चौथा मेमेलिया, ठीक है। तो क्लास एम्फीबिया आज हमें पढ़ना है। तो एम्फीबिया का जहाँ तक सवाल उठता है, नाम बता रहा है एम्फी। एम्फी मीन्स होता है डुअल या बोथ, और बायस मीन्स होता लाइफ, ठीक है। तो एक टर्म आया डुअल लाइफ। डुअल लाइफ का कोई गलत मतलब ना लगाइएगा। डुअल लाइफ का मतलब दोहरा जीवन इन द सेंस कि एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल दोनों हैं, यानी इनके पास ऐसा अडाप्टेशन है कि पानी में भी रह सकते हैं और जब थोड़े देर के लिए चाहें तो लैंड पे भी आ सकते हैं। लैंड पे लाइफ अगर बिता भी रहे हैं तो लाइफ साइकिल पानी बिना नहीं पूरी होगी, ठीक है। तो थोड़ा सा इवोल्यूशनरी अकाउंट अगर हम टच करें एम्फीबिया का तो आपको और बेहतर तरीके से अपनी बात हम बता पाएंगे। दरअसल हम इवोल्यूशन की तरफ आपको ले चले तो आप याद कीजिएगा जब फिशेस का इवोल्यूशन हुआ, यानी फिशेस ओरिजिनेट हो गई मेरीन वाटर में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी का जो 3/4 भाग है वो मेरीन वाटर से कवर्ड है और 1/4 पार्ट लैंड एरिया है, ठीक है। तो जो लैंड एरिया है इसमें कुछ पानी इकट्ठा होने लगा और इसमें जो पानी इकट्ठा होने लगा वो हुआ फ्रेश वाटर। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, एम्फीबियंस सिर्फ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मेरीन वाटर में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि एम्फीबियंस आर नेवर फाउंड इन द मेरीन वाटर, कभी मेरीन वाटर में हो ही नहीं सकते। तो पहले तो उस फ्रेश वाटर का आविष्कार हुआ, ठीक है। अब सवाल था फ्रेश वाटर क्या, तो नदी का पानी, तालाब का पानी, झील का पानी, झरने का पानी, ये सब फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो यहाँ जो बारिश का पानी इकट्ठा होने लगा लैंड एरिया में वो बना फ्रेश वाटर। उसमें कुछ एनिमल्स ओरिजिनेट हुए जो फिशेस से इवाल्व होकर आए, तो फिशेस से इवाल्व होकर एनिमल से आए जिसे हम एम्फीबिया कह देते हैं। तो अब चूँकि ये सिर्फ फ्रेश वाटर और उसके आसपास का जो दलदली ज़मीन वहाँ पाए जाते हैं, इसलिए हमने लिखा है इसे डुअल लाइफ, ठीक है। और ध्यान रखिएगा ये कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड मीन्स पोइकिलोथर्म, यानी इनकी बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इकोलॉजी का बड़ा प्योर टर्म है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम पोइकिलोथर्म की बात करेंगे तो 2 काम करेंगे। 2 काम क्या करेंगे? सोने का काम, तो कह दिए साहब सोने का काम तो हम भी करते हैं। नहीं, आप काला सोना नहीं, इसे विंटर स्लीप और समर स्लीप कह देते हैं। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो लो टेम्परेचर पर बॉडी को मेंटेन करने के लिए मड के नीचे चले जाए, ठीक है। टेम्परेचर बहुत घट जाए तब ये अपने आप को अडाप्ट करने के लिए कहीं हाइड करने अपने आप को, तो इससे एस्टिवेशन, समर स्लीप, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप कह देते हैं कि ये भी ये काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, तो भी कंपैरेटिव बात है। कंपैरेटिव बात यह है कि फिशेस की स्किन पर हमने स्केल्स कहा था, याद करिए, प्लेकोइड, साइक्लॉइड, टिनोइड, गोनोइड, नाम याद है, ठीक है। और थोड़ा याद दिलाते हैं, हम इसके बाद जो अगला क्लास पढ़ेंगे, यानी जैसा कि एम्फीबिया के बाद जब रेप्टिलिया पढ़ेंगे तो उनकी बॉडी भी स्केल कहेंगे। यहाँ बड़ी खास बात यह है कि स्केल्स एब्सेंट हैं। और सुन लीजिए, इनकी स्किन हमेशा नम बनी रहती है। रीजन की स्किन रेस्पिरेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट काम करती है, यानी स्किन से चूँकि रेस्पिरेशन किया जाता है इसलिए इनके स्किन को मॉइस्ट बनाए रखा जाता है। अब मॉइस्ट बनाए रखने के लिए उस पर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। कुछ एक आध एनिमल्स जैसे कि टोड है जिसमें कि वाटर सिक्रेटिंग ग्लैंड पाई जाती है, तो स्किन को नम बनाए रखा जाता है। ये किसकी खास बात है? तो स्किन इसकी मॉइस्ट होगी, स्केललेस होगी, स्केल्स एब्सेंट होंगे, यानी एक्सोस्केलेटन एब्सेंट है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, एक्सोस्केलेटन का नाम फिशेस में भी है और फिर आगे रेप्टाइल में भी करेंगे हम, ठीक है। तो ये किसकी खास बात हुई। अब थोड़ा सा इसकी बॉडी डिविजन्स की हमें स्टडी करना है।
बॉडी की बात करें तो बॉडी को हेड प्लस ट्रंक हमने लिखा है, यानी बॉडी में हेड होगा, ट्रंक होगा और लिम्स होंगे 2 पेयर इन नंबर, क्योंकि टेट्रापोडा तो है। अच्छा, लेकिन फिर भी हमने इतना गैप दे दिया कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं एम्फीबिया के जहाँ लिम्स एब्सेंट हैं, कि जैसे कि हम ब्लाइंड वर्म का नाम लेंगे एक, तो वहाँ लिम्स एब्सेंट है। ठीक है, तो 2 पेयर होंगे लिम्स जनरली। ठीक, एब्सेंट भी होंगे कुछ में, टेल एब्सेंट भी हो सकती, प्रेजेंट भी हो सकती है। जैसे कि मेढक, किताब खोलिए। ठीक है, अभी हम उसका फिगर है एनसीईआरटी में, आप किताब खोलिए। जैसे कि एक उसमें एम्फीबिया में एक फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ फ्रॉग का और दूसरा बना सैलेमेंडर का। तो टेल प्रेजेंट है सैलेमेंडर में, एब्सेंट है फ्रॉग में। अब अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ते तो सब डिटेल में जाते, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी में, चूँकि नहीं हो, क्वेश्चन भी नहीं बनता है, इसलिए इसी सब बात पे क्लासिफिकेशन आ जाता। ठीक है, तो टेल एब्सेंट भी हो सकता है, एग्जाम्पल फ्रॉग, प्रेजेंट हो सकता है, एग्जाम्पल सैलेमेंडर। ठीक, आइज़ की बात करें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो लोग मछली मंडी, हमने कहा था भाई मछली फिश पढ़ा रहे थे कि मछली मंडी ज़रूर जाइएगा। ठीक है, मछली की आँख खुली रहती है मरने के बाद भी, क्यों? आईलिड्स एब्सेंट होती, जिंदा है तब भी खुली है, मरी है तब भी खुली है। यहाँ के आईलिड प्रेजेंट है, यानी ये आँखों को खोलने बंद करने का कैरेक्टर है। इवन और मज़ेदार बात ये कि इसके पास 2 नहीं बल्कि कुदरत ने इसके तो 3 आईलिड दिया। ठीक है, एक अपर, एक लोअर है, एक और अंदर की तरफ होता है, जिससे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन के नाम से भी पढ़ते हैं, आगे बात करेंगे फिर। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इनकी बॉडी में क्लोएका पाया जाता है, यानी एनस सेपरेट पोर नहीं है। ठीक है, जेनेटल सेपरेट पोर नहीं है, यानी एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, और स्क्रीटरी ट्रैक्ट, यानी स्क्रीटरी ट्रैक्ट मीन्स यूरिन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट मीन्स गैमीट, और एलिमेंट्री कैनाल मीन्स फीसेस। इन सब को बॉडी से बाहर रिलीज करने का कॉमन पोर दैट इज क्लोएका, तो क्लोएका पाया जाएगा। ठीक है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ईयर की हम छेड़ना चाहते हैं, जहाँ तक कान का इसका सवाल उठता है कि एक इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है ईयर। ठीक है, शायद हम नहीं बात अपने पिछले लेक्चर में शामिल कर पाए कभी, क्योंकि एनसीईआरटी में कहीं नहीं आया था। आज हम शामिल कर रहे हैं कि बेटा अगर ईयर की बात की जाए तो ईयर का प्राइमरी फंक्शन तो बैलेंसिंग है। ठीक है, और सेकेंडरी फंक्शन हियरिंग है। तो बैलेंसिंग का काम ईयर ऑलरेडी कर रहा फिशेस में, लेकिन फिशेस में ईयर हियरिंग का काम नहीं कर रहा है। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ ईयर बैलेंसिंग और हियरिंग दोनों काम करने लगा। अब आप कहेंगे साहब कैसे, मेढक तो कान होता नहीं, जैसे हमारे पास कान है तो सुनता कैसे है? तो आपको फिर हम ईयर की थोड़ी बात और बताना चाहते हैं। ईयर को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हम बिल्कुल एग्जैक्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी पर हैं, जो आपको क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर आपको पढ़ाया था वहीं है। आउटर ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। ठीक है, फिशेस में सिर्फ इनर ईयर है, एम्फीबियंस में मिडिल ईयर, इनर ईयर दोनों है। और मिडिल ईयर में टेम्पेनम से बात स्टार्ट हुई। टेम्पेनम मतलब कान का पर्दा। ठीक है, एनसीईआरटी का लाइन एक है कि ईयर रिप्रेजेंटेड बाय टेम्पेनम। ठीक है, तो दरअसल मिडिल ईयर का टेम्पेनम यानी कान का पर्दा सबसे आउटर स्ट्रक्चर होगा। उसके पहले के स्ट्रक्चर जो हमारे पास पाए जाते वो सब गायब हो गए, तो मिडिल ईयर, इनर ईयर का पोर्शन इसमें पाया जाएगा। तो सुनने की बात हो गई। रेस्पिरेशन की बात करें तो सबसे मेन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर इसका लंग है। इसके अलावा इसके पास रेस्पिरेशन के लिए ही गिल्स पाए जाएंगे। इवन स्किन भी ये काम करेगा, बक्कोफेरेंजियल कैविटी भी ये काम करेगा। ठीक है, तो अगर आपको चुनना पड़े तो सबसे मेन स्ट्रक्चर इसका लंग है। सबसे ज़्यादा अकाउंट रेस्पिरेशन में लंग्स का है, सेकंड नंबर पे स्किन का है। ठीक है, थर्ड नंबर का जहाँ तक सवाल उठता है बक्कोफेरेंजियल कैविटी का आता है। गिल्स का बात हमने इसलिए छेड़ दिया कि कुछ एक एम्फीबियंस ऐसे हैं कि जो सिर्फ पानी में रहते हैं और वो पानी में स्विम किया करते हैं। वो थोड़े टाइम के लिए अगर लैंड के किनारे आए भी तो बॉडी सूखने न पाए इसके पहले फिर वो पानी में चले जाते हैं। उसका एग्जाम्पल एक बड़ा पॉपुलर है निक्टोरस। ठीक है, इसको मट पप्पी, कीचड़ होता है, उसे तालाब के किनारे कीचड़ होता है, उसी में पड़ा रहता है, मट पप्पी कह देते हैं, न्यूड कह देते हैं। उस पर 3 जोड़ी एक्सटर्नल गिल्स पाए जाते हैं। तो गिल्स भी हैं रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर, ध्यान रखिएगा। अच्छा, गिल्स पाए जाएंगे। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात ही क्या करें तो बहुत साफ बात है कि हार्ट 3 चैम्बर्ड होगा, 2 एट्रियम, 1 वेंट्रिकल। सर्कुलेशन के चैप्टर में पढ़ा था ना। अच्छा, हाँ, ब्लड की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इसके ब्लड में जो आरबीसीज पाई जाती हैं वो न्यूक्लिएटेड एंड बाई कॉन्वेक्स होती हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, और सभी वर्टिब्रेट में सबसे बड़े साइज़ की आरबीसीज एम्फीबियंस की होती हैं। ठीक है, सब प्रोटियस एक एनिमल है। ठीक, अब सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी में, इसलिए कहीं नाम नहीं एग्जैक्ट हम ला पा रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि लार्जेस्ट आरबीसी एम्फीबियंस की ही है। ठीक है,
और एक आध इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि जैसे कि यूनिसेक्सुअल होते हैं ये, यानी सेक्सेस सेपरेट है, मेल फीमेल अलग अलग। फर्टिलाइजेशन पानी में होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि फर्टिलाइज साइकिल को पूरा करने के लिए, फर्टिलाइजेशन के इवेंट को पूरा करने के लिए इसे तालाब के किनारे आना जरूरी है, पानी किनारे आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसका अंडा सनलाइट में सूख जाता है, ठीक है। एवोल्यूशन का लाइन बोल रहे हैं, रेप्टाइल पढ़ाएंगे तब फिर और बोलेंगे कि वो लिखता है एवोल्यूशन वाले चैप्टर में कि रेप्टाइल्स ने एक कैरेक्टर डेवलप किया कि उसका अंडा सूखने ना पाए, अनलाइक एम्फीबियन, यानी जैसे एम्फीबियन में सूख जाता था तो एम्फीबियन का अंडा तालाब के किनारे सूख जाता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई हार्ड शेल नहीं होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, पानी में होगा। ओविपेरस अंडे शरीर से बाहर आ जाएंगे। हाँ, एक आध एनिमल विविपेरस भी हैं, जैसे कि एक नाम हमने लिखा है सैलमेंडर का, ठीक है एंसियाटिक एग्जाम्पल, उसमें ध्यान रखना आपको, ये विविपेरस एनिमल है, ओविपेरस नहीं है, ठीक है। तो ये विविपेरस है। अच्छा, अब डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, लार्वल स्टेज पाई जाएगी। टैडपोल लार्वा बड़ा कॉमन है, आपने सुना हुआ है कि टैडपोल लार्वा, मेढक का लार्वा, टैडपोल लार्वा कॉमन सा लार्वा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इसके कैरेक्टर्स थे। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट इसके एग्जांपल्स को ले लेना चाहते हैं। जैसे इसमें एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है राना, फ्रॉग कह देते हैं, ठीक है। इसे राना टाइग्रीना एक बड़ा पॉपुलर स्पेसीज़ है, इसको राना की स्पेसीज़ एक है, इसे बोलते हैं टाइग्रीना, टाइगर। तो जैसे टाइगर होता है ऐसे बैठता है, तन के ऐसे बैठा रहता है, ऐसे राना टाइग्रीना। इसे इंडियन बुल फ्रॉग कह देते हैं, ठीक है, बुल बैल। तो इसे राना टाइग्रीना आपके सिलेबस में भी है, हालांकि अब ये नीट के सिलेबस में नहीं शामिल है, इसलिए डिटेल्स में इसके तो अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत बात आपको हम जरूर बता सकते हैं। तो राना की बात आती है, ब्यूफो टोड है, ठीक है, इसकी स्किन वाटरी होती है, खुरदुरी होती है, इसकी स्किन वाटरी होती है, ठीक है। हाइला को ट्री फ्रॉग कह देते हैं, इवन इससे ग्रीन ट्री फ्रॉग भी कहा जाता है क्योंकि इसके स्किन कलर ग्रीन होता है, ठीक है। एक बात और याद दिला दें कि यहाँ पर स्किन कलरेशन यानी स्किन को सराउंडिंग इन्वायरमेंट के से मैच करना, यानी स्किन कलर को सराउंडिंग इन्वायरमेंट के कलर से मैच करना, ये कैरेक्टर यहाँ आ गया है, ठीक है। मेटाक्रोसिस कहते हैं स्किन कलर को चेंज करना। आपके पास नहीं है, परेशान ना होइएगा, यानी आप अपने स्किन कलर को ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको सहारा लेना पड़ेगा फेयर एंड लवली और फेयर एंड हैंडसम का। अब तो खैर नाम लेना भी बुरी बात है, क्योंकि शायद कुछ मुकदमा दायर हुआ और फेयर एंड लवली वालों को नाम कुछ बदलना पड़ा है, क्या है क्या नहीं, इसके झंझट में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि टीवी पर आता है विज्ञापन की त्वचा का रंग बदलना, ठीक है, गोरापन और कालापन, तो ये अपने स्किन का कलर सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल लेते हैं। तो हाइला चूँकि इसे पेड़ पे रहना था तो उसने अपनी बॉडी को ग्रीन कर लिया, जैसे ग्रीन ट्री फ्रॉग का जैसे ग्रीन कलर का होता है। सैलामेंडर भी कुछ छिपकली जैसा होता है, आपने देखा, किताब में फ़ोटो बनी, देखिए, विविपेरस एनिमल है, ठीक है। इस्थियोफिश ये भी नाम है एनसीईआरटी में, ठीक है। देखिएगा नाम इस्थियो, इस्थियो माने होता मछली, फिश, ठीक है। तो इस्थियोफिश इसे कह देते हैं, बिल्कुल फिश लाइक बॉडी होती है इसकी, लिम्बलेस है, लिम्स होते नहीं है इसके पास, तो इससे मछली होती है वैसे बॉडी इसके दिखती है, फिन्स वगैरह वैसे लगते हैं इसमें देखने से। ब्लाइंड वर्म इसे कह देते हैं क्योंकि आंखें धंसी होती हैं, ठीक है, पता नहीं आँख बड़ी छोटी छोटी अंदर धंसी है तो पता नहीं दिखता है कि दिखते नहीं, तो ये ऐसे एनिमल है, इसे ब्लाइंड वर्म कर देते हैं, ठीक है। ब्लाइंड वर्म है, इसे कैसिलियन के भी नाम दे देते हैं, कैसिलियन नाम से ही इसे पुकारा जाता है। एम्बाइस्टोमा एक बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमल है, ठीक है। हमने एनसीईआरटी की एग्जाम्पल कवर कर लिया, एक दो नाम हमने बढ़ाया है जानबूझ करके, बस बेटा यही दो नाम खाली बढ़ाया है और ज़्यादा हम बढ़ाना नहीं चाहते। एम्बाइस्टोमा एक नाम आया है, इससे टाइगर सैलामेंडर कह देते हैं, ठीक है। तो जो टाइगर सैलामेंडर है, उस टाइगर सैलामेंडर का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लार्वा, इसे एक्सोलेटल लार्वा कह देते हैं, ठीक है। वो लार्वा इस मामले में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत घिसा पेटा सवाल है कि इसमें न्यूटिनी का कैरेक्टर पाया जाता है। अब आप कहेंगे साहब न्यूटिनी क्या है, तो सुनिए थोड़ा, ठीक है। होता यह है कि लार्वा जिस पानी में जहाँ पर ये रहता है तालाब के किनारे, तो वहाँ बारिश के दिनों में पानी मिट्टी से बह के चला जाता है तालाब के अंदर, और वो बहता हुआ पानी है वो आगे चला गया, इससे आयोडीन की कमी पड़ जाती है। आयोडीन की कमी पड़ जाती है तो मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता, ठीक है, यानी इस मेटामॉर्फोसिस नहीं कर पाता है और लार्वल स्टेज की बची रह जाती है, सब लार्वल कैरेक्टर सारे बचे हुए हैं, ठीक। लेकिन अजीब बात यह है कि इसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप कर जाते हैं।
यानी गोनाड डेवलप कर जाते हैं, और गोनाड डेवलप कर जाते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है। ठीक, तो यानी है तो बिल्कुल बेटा, लेकिन ये बाप जैसा काम करने लगे तो यानी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इसका डेवलप हो गए, लेकिन बाकी कैरेक्टर सब लार्वा वाले हैं। ठीक, तो इससे न्यूटिनी बोल देते हैं, टर्म न्यूटिनी ध्यान रखिएगा। तो न्यूटिनी का कैरेक्टर इसके पास पाया जाता है। ठीक है, निक्टोरियस से मडपप्पी का नाम आया था, अभी हमने नाम लिया भी था, कीचड़ में रहता है, एक्सटर्नल गिल्स होते हैं इसके पास। तो कुछ इस तरह से एम्फीबिया के कैरेक्टर्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में जो आपको ध्यान रखना है, स्किन पर सब बात आती है कि स्किन इसकी मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट क्यों होती है? क्योंकि क्यूटेनियस एस्पिरेशन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन मीन्स स्केल्स एब्सेंट होते हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, अगले इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि इसके पास रेस्पिरेशन के बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, लंग्स हैं, स्किन है, गिल्स हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, कई सारे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अच्छा एक आध बात जो हम यहाँ छोड़ रहे हैं, छोड़ इसलिए भी रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरी जगह है, तो आपको हम खाली याद दिला दे रहे हैं। सुन लीजिए एक बार, हमने लिखा नहीं बोर्ड पर। जैसे कि स्क्रिप्टिव स्ट्रक्चर की बात आती है, स्क्रीशन की बात आती है। ठीक है, तो अमोनिया और यूरिया का कॉन्सेप्ट, यानी इसका जो लार्वा होगा वो अमोनोटेलिक होगा, एडल्ट होगा वो यूरोटेलिक होगा, यानी एडल्ट एम्फीबियंस यूरिया का फॉर्मेशन करते हैं स्क्रिप्टिव प्रोडक्ट के रूप में, और जो लार्वा होता है वो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। तो ये कुछ और भी फिजियोलॉजी है जो आपको देखना है। तो एम्फीबिया कंप्लीट हुआ। अब हम इसके बाद टेकअप करेंगे नेक्स्ट क्लास, दैट विल बी रेप्टिलिया। थैंक यू बेटा।